तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्काई क्लासेस। और आज का हमारा वीडियो है पर्सनली उनके लिए जो इकोनॉमिक्स से एमए कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स से बीए कर रहे हैं या इंटरमीडिएट में उन्होंने इकोनॉमिक्स नाम की सब्जेक्ट ले रखी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा परिवर्तनशील अनुपात का नियम है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग इंटरमीडिएट से एमए तक के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है? दरअसल होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है, ये नियम किस काल से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ये हमारा अल्पकाल की अवधारणा को बताता है। किस काल की? अल्पकाल की। क्योंकि अल्पकाल में जो हमारी लागतें होती हैं वो दो होती हैं। पहली लागत जो होती है वो होती है स्थिर लागत, और जो दूसरी लागत होती है वो होती है कौन सी लागत दोस्तों? वो होती है परिवर्तनशील लागत। अल्पकाल की अवस्था में दो टाइप्स की लागतें आपकी होती हैं, एक होती है स्थिर लागत, दूसरी होती है परिवर्ती लागत। स्थिर लागत जो होती है वो एक मुश्त लगती है जिसका उत्पादन कार्य से कोई लेना देना नहीं होता। अर्थात यदि ये लागत लग गई है, अगर उस समय आप उत्पादन कार्य को बंद करते हैं तो आपको होने वाली जो हानि है वो पूरी की पूरी स्थिर लागत के बराबर होगी। लेकिन परिवर्तनशील लागत एक ऐसी लागत होती है जो उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से लगाई जाती है। कभी भी उसको बढ़ाया जा सकता है और कभी भी उसको घटाया जा सकता है। अगर उत्पादन को कम करता है तो परिवर्तनशील लागत को कम करना चाहिए, अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो परिवर्तनशील लागत को बढ़ाया जाता है। ध्यान रखेंगे, परिवर्तनशील लागतों का उद्देश्य होता है उत्पादन को ज़्यादा प्राप्त करना। लेकिन ऐसी कंडीशंस कब तक होती हैं? ये तब तक जब तक कि उत्पादन हमारा बढ़ता रहे। एक समय ऐसा आता है कि उत्पादन बढ़ने की बजाय स्थिर होकर घटना प्रारंभ कर देता है, और यही नियम क्या कहलाता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? चलिए लिखेंगे, इसका जो आंसर है परिवर्तनशील अनुपात का नियम यहाँ लिखेंगे, यह अल्पकाल की अवस्था में स्थिर लागतों को स्थिर रखते हुए यदि परिवर्ती लागतों को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन पहले बढ़ता है तथा कुछ समय पश्चात घटना प्रारंभ कर देता है। समझ रहे दोस्तों? अल्पकाल की अवधारणा के बारे में हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि इस अवस्था में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अल्पकाल की अवधारणा को बता रहा है
अल्पकाल की अवस्था में अगर हम स्थिर लागतों को स्थिर कर दें और उसके बाद परिवर्ती लागतों को उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, उत्पादन एक समय तक बढ़ेगा और उसके बाद जो है स्थिर हो करके घटना प्रारंभ कर देगा। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? यह नियम कहलाता है परिवर्ती अनुपातों का नियम। यह नियम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्पादन पहले बढ़ रहा है और उसके बाद स्थिर होकर के घट रहा है। समझ रहे हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। चलिए अब हम एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। अल्पकाल की अवस्था में स्थिर लागतों को स्थिर रखते हुए परिवर्ती साधनों को यदि बढ़ाया जाएगा तो पहले उत्पादन बढ़ेगा, तत्पश्चात स्थिर होकर के घटना प्रारंभ कर देगा। यदि हम परिवर्ती साधनों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो अगर हम लगातार परिवर्ती साधनों को बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन कुछ समय तक बढ़ेगा और उसके बाद स्थिर होगा, फिर घटना प्रारंभ कर देगा। चलिए अब हम इसको वक्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि वक्र के माध्यम से समझना थोड़ा सा सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। देखिए होता क्या है कि कापियाँ तो सभी लिखते हैं, लेकिन कापियों में यदि हम वक्र का यूज़ करेंगे, चित्रों का यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर देने का जो तरीका है उसमें लोगों से अलग कुछ दिखेगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वक्रों के माध्यम से इसे समझते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का वक्र आपके सामने बना हुआ है, टाइम कम से कम लगे। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि हमें जो चित्र बनाना होता है पेपर में वो समय कम लगना चाहिए। अगर इस चित्र को बनाने में आपका 5 मिनट के अंदर या अधिकतम 7 मिनट के अंदर ये चित्र बन जाता है, तब आप इस चित्र को बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, अन्यथा आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चित्र बनाएं समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 27 प्रश्न आते हैं, अगर 27 आपको हल करने हैं, सॉल्व करने, तो उसके लिए आपके पास दिमाग जो होना चाहिए वो स्पीडेड होना चाहिए, अन्यथा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास है परिवर्तनशील अनुपात का नियम का एक वक्र। इस वक्र में देखते हैं, जब तक देखिए यहाँ पर अवस्थाएं लिखी हुई हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। दरअसल 3 ही अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था में जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद जो होता है हमारा वो बढ़ती दर से बढ़ता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सीमांत उत्पाद है, ये वाली लाइन जो है हमारी एमपी वक्र, ये हमारा कौन सा वक्र है? सीमांत वक्र का। तो ये जो सीमांत वक्र है हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थात बढ़ रहा है। तो सीमांत उत्पाद हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है, ये वाला एरिया अगर हम ध्यान से देखें तो ये बढ़ रहा है, और जब तक ये बढ़ रहा है तब तक ये क्या कर रहा है, ये बहुत तेज़ी से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। अर्थात जब भी सीमांत उत्पाद बढ़ता है तब हमारा कुल उत्पाद क्या होता है? बढ़ती दर से बढ़ता है। वक्र के माध्यम से समझ लीजिए, सीमांत उत्पाद का वक्र है। सीमांत उत्पाद जो है ये यहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए कुल उत्पाद जो है हमारा ये कौन सी स्थिति में है? ये यहाँ से यहाँ तक का बढ़ती दर से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो सीमांत उत्पाद जो है यहाँ से घटना प्रारंभ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। जब सीमांत उत्पाद हमारा घटना प्रारंभ कर देता है, ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम देखें तो इसका ढाल क्या हो गया है? कम हो गया है। यहाँ से मोड़ बिंदु है, मुड़ गया है। अभी तक सीधे जा रहा था, अब सीधे ना जा करके यह हमारा क्या हो गया है? इसने अपना ढाल कम कर दिया है। अर्थात ध्यान रखेंगे कि ये जो है जब ये घटता है, कौन सा? सीमांत उत्पाद। जब सीमांत उत्पाद हमारा घटना प्रारंभ करता है तो कुल उत्पाद जो होता है वो घटती दर से बढ़ता है। वो बढ़ना नहीं बंद करता, वो नीचे की तरफ नहीं मुड़ता, वह घटती दर से बढ़ता रहता है। अवस्था में हमने लिख रखा है, दूसरी अवस्था में जब सीमांत उत्पाद घटता है तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। अर्थात वो रुकना नहीं बंद करता, वो बढ़ता रहता है घटती दर से। अभी मैं बताऊंगा कि किस कारण से ऐसा होता है। फिलहाल आपको यहाँ पर वक्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जो देना होता है वो आप याद रखेंगे कि जब भी सीमांत उत्पाद हमारा घटेगा तो कुल उत्पाद जो होगा वो आपका घटती दर से बढ़ता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, घटती दर से बढ़ेगा।
अगला पोर्शन जो है, जब सीमांत उत्पाद हमारा शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ इस कंडीशन में क्या है, सीमांत उत्पाद हमारा क्या है, शून्य है। जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तो कुल उत्पाद उस समय क्या होता है, सबसे ऊंचाई पर। देखिए यहाँ वाली ऊंचाई का बिंदु इसका क्या है, सबसे ऊपर। अर्थात जब सीमांत उत्पाद शून्य होगा तो कुल उत्पाद क्या होगा, तो कुल उत्पाद हमारा अधिकतम होगा। सीमांत उत्पाद के शून्य होने पर कुल उत्पाद क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। आप ध्यान, अगला पोर्शन जो हमारा अगली अवस्था है वो है थर्ड अवस्था। जब तीसरी अवस्था में बताया गया है, जब सीमांत उत्पाद घटना प्रारंभ करता है तो ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद जो होता है वो हमारा घटना प्रारंभ कर देता है। अगर हम यहाँ देखें तो सीमांत उत्पाद हमारा ऋणात्मक है क्योंकि वो 0 से नीचे है, वो वाई डैश अक्ष पर है। वाई डैश अक्ष पर क्या दिखा रहा है यहाँ, माइनस। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सीमांत उत्पाद जो है हमारा, अगर वो ऋणात्मक है, वो 0 से नीचे है, तो जो हमारा कुल उत्पाद होगा वो क्या होगा, वो घटना प्रारंभ कर देगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसका मोड़ बिंदु नीचे की तरफ है, अर्थात अब ये किधर की तरफ गमन कर रहा है, वह नीचे की तरफ, अर्थात इसने घटना प्रारंभ कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे मित्रों कि ये जो है, जब हमारा सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद घटना प्रारंभ कर देता है। कुल उत्पाद तब तक बढ़ता है जब तक सीमांत उत्पाद धनात्मक हो। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो वक्र है 0 के ऊपर ये वक्र इसका धनात्मक का है, और इसी कारण से कुल उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कुल उत्पाद तब तक बढ़ता है जब तक सीमांत उत्पाद धनात्मक होता है, लेकिन जैसे ही सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हुआ कुल उत्पाद ने घटना प्रारंभ कर दिया। समझ गए? चलिए अब हम कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद होते क्या हैं, इन्हें जरा एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम तीनों अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। भौतिक उत्पाद आपको पता है, कुल भौतिक उत्पाद जो होता है वो दिए गए समय में उत्पत्ति के जो साधन होंगे और जो तकनीकी होगी उनकी सहायता से जब हम कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं, वही कुल उत्पादन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कुल भौतिक उत्पाद। या जितना भी हमने उत्पादन किया है, जो हमारे पास साधन थे और तकनीक थी, उसकी सहायता से जितना भी उत्पादन किया है, उन सभी का योग क्या कहलाता है, कुल भौतिक उत्पाद कहलाता है। इसके लिए हमें सभी सीमांत उत्पादों को जोड़ना पड़ता है, या फिर हम डायरेक्टली अपनी सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं, सीमांत उत्पादों का योग ही क्या कहलाता है, कुल उत्पाद कहलाता है। सीमांत उत्पादों का योग कुल भौतिक उत्पाद कहलाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, TPN बराबर सिग्मा MP, अर्थात कुल उत्पाद बराबर सीमांत उत्पादों का योग। इस सिग्मा का अर्थ क्या होता है, इस सिग्मा का अर्थ होता है योग। ठीक है, ये n क्या है, n का मतलब है कि किस स्थान पर आप उसको योग कर रहे हैं, किस जगह पर जोड़ रहे हैं। सीमांत उत्पाद जितने भी हैं उन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुल उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमारे पास 0, 1, 4, 6, 8 और 10 और 8 और 6, ये हमारे पास सीमांत उत्पाद प्राप्त हैं। कुल उत्पाद की गणना करनी है तो हमें केवल क्या करते जाना है, 0 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1, 1 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, में 6 जोड़ेंगे 11, 11 8 क्या हो जाएगा 19, 19 में 10 जोड़ेंगे 29, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 8 37, 37 में 6 जोड़ेंगे 43। किसकी गणना कर रहे हैं, कुल उत्पाद की। कुल उत्पाद की गणना करने के लिए सीमांत उत्पादों को जोड़ते चले जाना है। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, कुल उत्पाद। चलिए कुल उत्पाद हो गया। अब हम सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद को देख लेते हैं। तो सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद में ध्यान रखेंगे कि उत्पादन में एक अतिरिक्त आगत को बढ़ाने पर जो कुल उत्पाद में वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सीमांत उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं सीमांत उत्पाद। इसका निकालने का स्ट्रक्चर हमारे पास है, MPN बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज दैट TP हमारे पास है 10, 20, 25 और 22, हमें निकालना है MP
MP की गणना करने के लिए पहले में तो हमारा बराबर ही रहेगा, दूसरे वाले में 20 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 10, 25 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 22 में से अगर हम यहाँ पे देखें तो 22 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे, बताइएगा दोस्तों, बचेंगे -3, क्योंकि अब की बार बढ़ा नहीं है, अब की बार क्या हो गया है, घट गया है। तो ध्यान रखें, सीमांत उत्पाद की गणना करने के लिए कुल उत्पाद के n में से nth में से आपको कुल उत्पाद के nth-1 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई आगत की इकाई को बढ़ाने पर कुल उत्पाद में जो वृद्धि होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पाद, ठीक है। औसत उत्पाद जो हमारा होता है, औसत उत्पाद कुल उत्पाद को अगर हम इकाइयों से भाग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वो हमें प्राप्त हो जाएगा औसत उत्पाद। लेकिन अगर हमें औसत उत्पाद की गणना स्ट्रक्चर की सहायता से करनी है तो हमारा हो जाएगा AP बराबर TP/Q, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और कुल उत्पाद। प्रश्न जो आपका मॉडल पेपर है, ध्यान रखेंगे UPMSP साइट पर, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं, या एक फर्म के सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखा हुआ है, आपको सेम लिख देना है, आपके पूरे के पूरे 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, सन 2022 की बात कर रहा हूं मैं, वहां सीमांत उत्पाद का प्रश्न है। अब हम चर्चा करते हैं उसकी तीनों अवस्थाओं के बारे में कि आखिरकार सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो क्यों, घटता है तो क्यों, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कर लें। तो जो हमारे पास अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था में मैंने अभी बताया था, पहली जो अवस्था होती है उसमें सीमांत उत्पाद बढ़ता है और कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। तो उसका कारण क्या था, ध्यान रखेंगे। प्रथम अवस्था में स्थिर जो साधन होते हैं हमारे वो ज़्यादा होते हैं और जो परिवर्तित साधन होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि स्थिर साधन कम है, परिवर्तित साधन ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम इस परिवर्तित साधनों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि एक जो है फर्म है, उसके पास जो मशीनें हैं, जो स्थिर साधन है, उस मशीन को काम करने वाले लोगों की आवश्यकता कितने लोगों की है, 500 लोगों की है। अर्थात वहाँ पर ज़रूरत है उसे कितने लोगों की, 500 लोगों की, लेकिन वहाँ पर लगे हुए जो लोग हैं वो मात्र 100 लोग हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हमारी फिक्स लागत कितनी है, 500, और अगर स्थिर लागत को देखें तो स्थिर लागत फिक्स लागत स्थिर लागत यानी 500 है, और वहाँ काम करने वाले लोगों की जो काम कर रहे हैं वो वर्तमान में कितने, 100 हैं। अगर हम बढ़ा देंगे तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि काम करने की ज़रूरत वहाँ ज़्यादा लोगों की है। लेकिन अगर ये सोचिए, अगर काम करने के लिए कोई भी छोटी वस्तु बनाइए चाहे बड़ी वस्तु बनाइए, लागत तो हमें सभी चीज़ों की लगानी है। कच्चा माल संसाधन है जो भी है वो आपको पूरा का पूरा, आपको सभी समस्त आगतें जितने भी हैं वो सब आपको उसमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर साधनों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पहली अवस्था में स्थिर साधन जो होते हैं वो परिवर्तित साधनों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अर्थात परिवर्तित साधन कम होते हैं और स्थिर साधन ज़्यादा होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारा TFC होगा वो क्या होगा, TVC से अधिक होगा। इसीलिए उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे परिवर्तित साधनों को जोड़ा जाता है, स्थिर साधनों की कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, उसकी पावर ज़्यादा है लेकिन काम कम लोग कर रहे हैं तो वो क्या, कम उत्पादन कर रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग आएंगे ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो यहाँ जाहिर सी बात है, आप ध्यान रखेंगे, परिवर्तित साधनों को अगर जोड़ा जाएगा तो स्थिर जो साधन है उनकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनके काम करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी और अधिक उत्पादन होगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्पादन बहुत तेज बढ़ेगा। अगला पॉइंट जो है हमारा, इसमें वे साधन स्थिर हो जाते हैं जो अविभाज्य हों, अर्थात ऐसे साधन जिसे बांट नहीं सकते।
जैसे कपड़ा बनाने वाली जो मशीन है उसे काट देंगे तो क्या उत्पादन होगा? नहीं, हम उसे बांट नहीं सकते। उत्पादन अगर आप 10 कराना चाहते तब भी होगा, 1 कराना चाहते तब भी होगा, लेकिन साधन तो उतने लगेंगे ना। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति जितना काम कर सकता है आप उसे कम काम कराएंगे, लेकिन काम तो वो पूरा आदमी ही करेगा ना, क्योंकि बांट तो सकते नहीं। यहाँ कंडीशंस वैसी ही हैं। यहाँ जो उत्पादन के ऐसे साधन जो अविभाज्य हों, जिन्हें हम बांट नहीं सकते, वे स्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कम उत्पादन कराएं चाहे ज़्यादा कराएं, उन्हें लगना तो उतना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? हमने कहा उत्पादन चाहे कम कराएं चाहे कराएं ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे साधन होते हैं जो संपूर्णतया उसे लगाना ही पड़ता है, अर्थात हम उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वे साधन क्या कहलाएंगे? वे साधन अविभाज्य कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें समस्त योगदान अपना देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसे योगदान अपना उतना ही देना पड़ेगा जितने में उत्पादन हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, विद्युत की आपूर्ति है। एक मशीन को चलने में जितनी बिजली लगती है, अब हम चाहे कपड़ा कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं, विद्युत तो आपको लगानी ही पड़ेगी ना। हाँ, ये हो सकता है ज़्यादा समय तक लगानी पड़े या कम समय तक लगानी पड़े, इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन आपको मशीन स्टार्ट करने के लिए तो उतनी ही विद्युत की आवश्यकता होगी, तो वो विद्युत आपकी स्थिर हो जाएगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे साधन जो अविभाज्य होते हैं, जिन्हें हम बांट नहीं सकते, ऐसे साधन उत्पादन के साधनों में स्थिर साधन बन जाते हैं। अर्थात कितना ही उत्पादन करना हो, हमें उस अविभाज्य साधन को पूरी तरह से लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अवस्था नंबर 2 पर। चलिए, अवस्था नंबर 2 है हमारे पास। इसमें जो होता है, स्थिर साधन जो होते हैं वो परिवर्ती साधन से कम हो जाते हैं। अर्थात एक समय ऐसा आता है कि जो परिवर्ती वाले साधन हैं उनकी पर्याप्त मात्रा हो जाती है। तो जो हमारे स्थिर साधन हैं और परिवर्ती साधन है, परिवर्ती साधन का यूज ही हम इसीलिए करें जिससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आपके साधन कंप्लीट हो चुके हैं फिर भी आप साधन को बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? घटना प्रारंभ कर देगा। यहाँ वही स्थिति बताई गई है। यहाँ बताया गया है कि अब स्थिर और परिवर्ती साधन, परिवर्ती को तब तक बढ़ा सकते हो जब तक वो स्थिर के बराबर नहीं हो जाते, लेकिन यदि आप स्थिर से ज़्यादा साधनों को बढ़ाएंगे तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, उसकी क्षमता अब इससे ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए उत्पादन बढ़ने के बजाय घटना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए इस TVC को यदि हम TFC से ज़्यादा कर देंगे, अर्थात हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को स्थिर साधनों की मात्रा से ज़्यादा कर देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा नहीं, उत्पादन हमारा घटना प्रारंभ कर देगा। ये हमारा नियम बताता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्पादन कब घटना प्रारंभ करता है? तब जब परिवर्ती साधन की मात्रा स्थिर साधन की मात्रा से अधिक हो जाती है, क्योंकि उसकी क्षमता जो है वो परिवर्ती साधन की स्थिर साधन के बराबर तक की है। यदि आप उससे भी ज़्यादा करेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, वो उल्टा घटना प्रारंभ कर देगा। ध्यान रखें। अगले पॉइंट में मैंने लिखा है प्रोफेसर बोबर, ये एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बहुत सारी अर्थशास्त्र में अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि यदि स्थिर साधन पूर्णतया विभाज्य होते तो ना तो हमें घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता, ना तो हमें घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता। इन्होंने कहा कि जब स्थिर साधन को पूर्णतया विभाज्य कर दिया जाएगा तो ना तो उत्पादन बढ़ेगा ना तो घटेगा, जितना लगाओगे उतना ही उत्पादन होगा, ना तो बढ़ने देगा ना तो घटने देगा। समझ रहे हैं? किसने कहा था? प्रोफेसर बोबर ने कहा था। हमें पता है इसमें हमारा सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। क्यों होता है देखते हैं। हमने लिखा है इसमें परिवर्ती साधनों की मात्रा स्थिर साधनों की अपेक्षा अधिक हो जाती है।
अधिक मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्थिर साधन बहुत ज़्यादा कम है और परिवर्ती साधन बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए हैं। ध्यान रखेंगे परिवर्ती साधनों की मात्रा अगर स्थिर साधनों की मात्रा से अत्यधिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में वे एक दूसरे के कार्य में बाधा हो जाते हैं। परिवर्ती साधन स्थिर साधन को काम ही नहीं करने देगा और स्थिर साधन परिवर्ती साधन को नहीं काम करने देगा। आप क्या लगता है उत्पादन बढ़ेगा? नहीं, उत्पादन और घटेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए परिणामता होता है क्या है, कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना प्रारंभ कर देता है और सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, सीमांत उत्पाद अभी तक धनात्मक था लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब ऋणात्मक हो जाएगा, अब और घटेगा। अब यहाँ इसी के बारे में एक लोकोक्ति कही जाती है, कहा जाता है टू मैनी क्रूक्स स्पॉइल द बोथ। जहाँ मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली। एक बागान में अगर 5 माली होंगे क्या लगता है, वो बाग बढ़ेगी? नहीं, और घटेगी, क्योंकि वो एक दूसरे को काम ही नहीं करने देंगे और अगर एक काम करता है तो दूसरा काम बिगाड़ता चला जाएगा। इसीलिए कहावत कही भी गई है, एकदम सही है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द बोथ। जहाँ मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली। एक खाने को बनाने के लिए 10 लोग अगर लग जाएंगे तो वो खाना बर्बाद कर डालेंगे। क्या अच्छा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋणात्मक प्रतिफल क्या बताता है? ये बताता है जहाँ काम करने वाले लोगों की ज़रूरत कम है, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा लोग काम करने पहुँच जाएंगे तो वो एक दूसरे को काम नहीं करने देंगे। ऐसी कंडीशन में वहाँ उत्पादन तो होगा ही नहीं और उत्पादन घटना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना। और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन कुछ उस पर मिलने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ऋणात्मक प्रतिफल तीसरी अवस्था, उत्पादन क्या हो जाता है, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक और कुल उत्पाद क्या होता है, घटना प्रारंभ कर देता है। कारण बस एक है, क्योंकि परिवर्ती साधन स्थिर साधनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से अब वो उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना प्रारंभ कर चुका है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हमारे जो स्थिर साधन हैं वो कम हैं और जो हमारे परिवर्ती साधन हैं वो ज़्यादा हैं, और ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा हैं। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, तो होगा हमारे यहाँ का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक और कुल उत्पाद कैसा, घटता हुआ, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा आगे चर्चा कर लेते हैं। एक बार जरा रिवाइज देखते हैं। हमने बताया यदि TFC बड़ा है TBC से, अवस्था नंबर 1, ठीक है। स्थिर लागत परिवर्ती लागत से ज़्यादा है तो उत्पादन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी अवस्था, यदि TFC और TBC ये ज़्यादा हो गए तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा। तीसरी अवस्था, यदि TFC और TBC ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, अब उत्पादन क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। कुल उत्पाद को अगर हम कंडीशंस में देखें तो कुल उत्पाद हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और यदि हम इस कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ से इसका मोड़ बिंदु बन जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, घटना प्रारंभ कर देंगे। तो ये हमारे TP हो जाएंगे। ये हमारा रिवाइज था। ध्यान रखेंगे कि जब तक सीमांत उत्पाद हमारा बढ़ता है तब तक कुल उत्पाद क्या होता है, तब तक कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पाद हमारा घटता है तो कुल उत्पाद हमारा क्या होता है, वो कुल उत्पाद हमारा घटती दर से बढ़ता है। लेकिन जब हमारा सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पाद क्या हो जाता है, घटना प्रारंभ कर देता है। बस कारण किससे हैं, कारण इनकी वजह से, क्योंकि परिवर्ती साधन स्थिर साधन की अपेक्षा कम है तो उत्पाद बढ़ रहा है। यदि परिवर्ती साधन स्थिर साधन से ज़्यादा हो गए तो उत्पाद ने घटना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अगर वो परिवर्ती साधन स्थिर साधन से बहुत ज़्यादा हो गए तो उत्पादन क्या होगा, उत्पादन हमारा ऋणात्मक अवस्था में पहुंच जाएगा, कुल उत्पादन हमारा घटना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं किस पर, ये फिक्स लागत और वेरिएबल लागत के ऊपर, यानी कि स्थिर लागत और परिवर्ती लागत के ऊपर। यदि स्थिर साधन परिवर्ती साधन इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो कम ज़्यादा हुआ, यानी कि स्थिर लागत से परिवर्ती लागत ज़्यादा हुई, तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, घटना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। चलिए ओके। तो इसमें ये जो हमारी परिवर्ती लागत हैं, परिवर्ती लागत जैसे ही स्थिर लागत के अधिकतम पॉइंट को क्रॉस करेंगे उत्पादन घटना प्रारंभ कर देगा। साथ ही साथ जब हमारी जो परिवर्ती लागत है स्थिर लागत को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी
तो हमारा कुल उत्पादन भी घटना प्रारंभ कर देगा और उस अवस्था में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होगा। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखने का कि जो स्थिर लागतें होती हैं वो अविभाज्य होती हैं, वो विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है कि उत्पादन पहले बढ़ता है फिर घटना प्रारंभ कर देता है। अवस्था हमारी कैसी है? अल्पकाल की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और ध्यान रखिएगा आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिल सकें। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। मैं अगली वीडियोस में उन